नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, आज हम लोग का मैथ रीजनिंग स्पेशल टेस्ट बैच का जो है आज हम लोग का 5वां दिन है, यानी 5वां मॉक टेस्ट है। टेस्ट आपको समय पर प्रदान कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप बना करके बैठे होंगे, कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। अब हम चलते हैं सारे प्रश्नों का डिटेल सॉल्यूशन में, है ना। बारीकी ढंग से समझिएगा, हर प्रश्न को समझिएगा। हम शुरुआत में ही बोले हैं कि हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके हम आपका, है ना, टेस्ट पेपर तैयार करते हैं। चाहे जहां भी मैथ रीडिंग का प्रश्न आता हो, हर एग्जाम में आपको सहूलियत प्रदान होगा और बहुत फायदेमंद साबित होगा और आप एग्जाम में जाओगे तो सेकेंडों में प्रश्न करके आओगे। चलिए आ जाइए, प्रश्न संख्या पहला। देखिए क्या कहता है, बात को समझिए। कहता है पेड़ का ऊपरी हिस्सा जो है वह हवा से इस प्रकार टूट जाता है। आप देखते होंगे अंधड़ तूफान आता है तो पेड़ टूट करके गिर जाता है। कहता है और उसका ऊपरी सिरा क्षैतिज के साथ यानी धरातल के साथ जो है वह 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ की ऊंचाई 30 फीट है तो पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर जो यानी फीट में टूटा है, यानी पेड़ कितना ऊंचाई पर से टूटा यह बताना है। देखिए एक बात समझिएगा बात को। ये आपका पेड़ हो गया, मान लिया गया यहां से पेड़ टूट गया तो नीचे जाकर के झुक जाएगा। और कितना डिग्री के कोण पर झुकता है? तो 45 डिग्री के कोण पर झुकता है। कितना डिग्री के कोण पर झुकता चला? 45 डिग्री के कोण पर झुका करता है। अच्छा एक बात सोचिए, जो भाग टूटा होगा वही भाग में नीचे आके झुका होगा। यह तो बात आप समझ रहे हो कि जो भाग पेड़ का टूटा होगा वही नीचे आकर के झुका होगा। अब कोण को सेटिस्फाइड कीजिए। tan 45 1, तो अगर लंब एक मानते हैं तो आधार यानी बेस भी एक मानना होगा। तो इस स्थिति में हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा √2। अगर यह √2 है तो यह भी कितना हो जाएगा? आपका √2 हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या कहता है, आपसे कहा यही गया पेड़ का वास्तविक ऊंचाई दे रखा है 30 फीट। कहता पेड़ कितनी ऊंचाई पर से टूटा यह पूछा गया। तो निश्चित राशि के रूप में पेड़ का ऊंचाई दिया गया, नहीं कितना दिया गया? 30 फीट दिया गया है। अच्छा पेड़ का ऊंचाई मेरे हिसाब से यूनिट के तौर पर अगर देखा जाए तो √2 प्लस में 1, यही तो मेरे हिसाब से ऊंचाई है। तो √2 प्लस में 1 यूनिट का मान हो गया आपका 30 फीट। एक यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे कहता पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई पर से टूटा है। देखिए टूटा तो यहीं से है, यही 1 यूनिट का मान बताना है। कितना ऊंचाई पर से पेड़वा टूट गया है तो 1 यूनिट का मान। तो √2 प्लस में 1 यूनिट बराबर 30। 1 यूनिट का मान तो निकल गया, यही आपको निकालना है। बस इसको रेशनलाइज कर लीजिए, है ना। तो यह हो जाएगा 30 इंटू √2 माइनस में 1। अच्छा नीचे जहां तक सवाल है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। अपोजिट चिन्ह से गुना करोगे तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से एक जाएगा 1 लिखने से कोई फर्क नहीं, यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा, देख लीजिए यह हो जाएगा इतना फीट। 30 इंटू √2 माइनस में 1 फीट, है ना। 30 इंटू √2 माइनस में 1 फीट। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। देखो पेड़ हमने ये पूरा मान लिया। अब ये बात आपको पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि जो भाग टूटेगा वही भाग नीचे जाके धरातल पर झुकेगा। तो यह दोनों का लंबाई आपस में ऊपरी सिरा इसका लंबाई बराबर होना चाहिए। tan 45 डिग्री सेटिस्फाइड करना, लंब को 1 माने तो बेस भी 1 मानना होगा। हाइपोटेनस हो जाएगा √2, यह √2 तो यह भी √2। पेड़ का ऊंचाई मेरे हिसाब से √2 प्लस में 1 यूनिट है, जबकि यह प्रश्न के हिसाब से 30 फीट है। 30 फीट जो है √2 प्लस में 1 यूनिट का मान है। कहता पेड़ कितनी ऊंचाई पर से टूटा, यही 1 यूनिट का मान आपको बता देना है। अगले सवाल की ओर आते हैं। देखो अब इस व्यंजक का मान बताना है, ये सीरीज वाला प्रश्न है। आपको हम कई एक बार बताएं कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए चला तो प्रत्येक के हर को 2 भाग में ऐसा तोड़ लो कि पहला वाला का सेकेंड टर्म उसके अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिखेंगे 1 गुना क्या लिखेंगे 4, है ना। लिखने का 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, हाँ, लेकिन ऐसा तोड़ना है कि हर बार पहला का सेकेंड उसके अगला का क्या हो जाए? फर्स्ट हो जाए। अब देखो यहाँ हो जाएगा आपका 4 गुना कितना हो गया आपका 7, है ना। अब की बार देखो यह हो गया आपका 7 गुना कितना हो गया आपका 10। 3 के डिफरेंस पर टूट रहा है। अच्छा लास्ट में क्या लिखोगे? लिखेंगे 97 और गुना कितना लिखेंगे 100, नहीं 97 गुना कितना लिखेंगे 100।
तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो यह काम करना है हमको कि प्रत्येक के हर को दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि हर बार पहला का सेकेंड टर्म उसके अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए। उसके बाद बात को समझिए, देखो नीचे दोनों गुणनखंड के बीच में जितना का अंतर है अगर उतना मौजूद है तब तो उत्तर 1 बटा पहला टर्म माइनस में 1 बटा लास्ट टर्म कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर नीचे अंतर 1 से ज्यादा का ऊपर 1 है, देखिए यहां दिख रहा होगा 3-3 का अंतर है, प्रत्येक के दो भाग में जो आप तोड़े हैं दोनों गुणनखंड के बीच में 3-3 का अंतर है, लेकिन ऊपर 1 है, तो जो अंतर है उसको 1 बटा अंतर करके बाहर में गुना कर लीजिए। अब उत्तर कर लीजिए 1 बटा पहला टर्म माइनस में 1 बटा लास्ट वाला टर्म, है ना। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा आपका 1/3, है ना। अब देखो 100 में से 1 चला गया, ये हो जाएगा आपका 99 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, 3 से काट लीजिए कट जाएगा आपका 33 बार में, है ना। यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 33 बटा कितना हो जाएगा आपका 100, नहीं 33 बटा 100 आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए, है ना, यही आपका रिजल्ट है। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहला जो आपका काम होगा प्रत्येक के हर को दो भाग में ऐसा तोड़ो कि हर बार पहला का सेकेंड टर्म उसके अगला का फर्स्ट टर्म हो जाए। उसके बाद दोनों गुणनखंड के बीच में जितना का अंतर है अगर उतना ऊपर नहीं दे करके ऊपर 1 दे रखा है तो 1 बटा अंतर को बाहर में गुना कीजिए, 1 बटा पहला टर्म माइनस में 1 बटा लास्ट वाला टर्म के साथ कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 33 बटा 100। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता ए और बी क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है। देखिए दो वृत्त का केंद्र, एक वृत्त का केंद्र है ए और बी, एक वृत्त का त्रिज्या 11 सेंटीमीटर जबकि दूसरा वृत्त का जो त्रिज्या है वह 6 सेंटीमीटर है। कहता पी क्यू वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। यदि ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, पी क्यू का वही अनुस्पर्श रेखा का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। अब एक बात बताइए, दोनों के केंद्र के बीच का दूरी दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसको पहले समझिए बात को, स्थिति कैसा बनेगा। अच्छा दोनों का त्रिज्या, एक का त्रिज्या 11 है, एक का त्रिज्या 6 है, अगर स्पर्श भी करेगा है ना तो 11 6 17 दूर होगा तो और ज्यादा होगा, केंद्र के बीच का दूरी कम हो रहा है, इसका मतलब दोनों वृत्त एक दूसरे को है ना प्रतिच्छेद कर दे रहा है, नहीं दोनों वृत्त जो एक दूसरे को क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है। हाँ देखिए बात को समझिए, इस तरह का स्थिति है और एक का जो केंद्र है आपका वह ए है जबकि दूसरा का जो केंद्र है वह बी है। पी क्यू इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा यही पी क्यू इसकी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। देखिए आगे हम पहले बता देना चाहते हैं स्पर्श रेखा दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? दो प्रकार का। एक जिसका जिक्र अभी हो रहा है अनुस्पर्श रेखा, इसको दूसरा रूप में कह सकते हैं आप सीधी स्पर्श रेखा, इसका दूसरा नाम है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका लंबाई जो होता है वह होता है √d² माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर, और जो क्रॉस खींचा जाता है उसको हिंदी में अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहा जाता है, और इसका लंबाई होता है √d² माइनस में r प्लस r का होल स्क्वायर, √d² माइनस में r प्लस r का होल स्क्वायर। दो प्रकार का स्पर्श रेखा, जो सीधा खींचा जाएगा उसको सीधी स्पर्श रेखा या अनुस्पर्श रेखा, अंग्रेजी में उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं। उसका लंबाई होता है √d² माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर, वेयर d इक्वल टू दोनों के केंद्र के बीच का दूरी, कैपिटल R जो है बड़ा वाला का रेडियस, स्मॉल r छोटा वाला का रेडियस, और जो क्रॉस खींचा जाता है उसको हिंदी में अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, अंग्रेजी में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहा जाता है। यही दो प्रकार का आपका स्पर्श रेखा हुआ करता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो PQ जो है सीधी स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको अनुस्पर्श रेखा भी कहेंगे। एक का जो है रेडियस 11 है, एक का कितना 6, केंद्र के बीच का दूरी कितना दे रखा है 13। अब निकाल लीजिए PQ का लंबाई, हमसे यही पूछा गया था कि PQ का जो है इसकी लंबाई बता दीजिए। तो यह सीधी स्पर्श रेखा का लंबाई √d² यानी हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर माइनस में r माइनस r का होल स्क्वायर, 11 माइनस में 6 का होल स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ कितना बच गया आपका 5 बच गया, 169 में से आपका 25 चला गया, 144 का कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना?
12 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। समझ गए बात को? दोनों स्पर्श रेखा हमने क्लियर करवा दिया। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखो कहा था 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर जो था, 12 पारी बल्लेबाज कोई भी खेलता है क्रिकेट, तो आप देखते होंगे चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जो भी क्रिकेटर हैं, अगर वो खेलते हैं तो उसके रन बनाने का कुछ ना कुछ औसत होता है उनका, है ना। तो कहा था 12 पारी के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, 14वीं पारी के बाद औसत हो जाता है 60, 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन जो है अधिक बना। अच्छा 14वां पारी का पिछला पारी कौन होगा? 13वां पारी। 13वां पारी में कितना रन बनाया? देखो मान लेते हैं कि 13वां पारी का रन को एक्स मान लेते हैं क्योंकि 13वां पक्का पूछा गया। अच्छा 14वां पारी में 13वां पारी की अपेक्षा जो है पिछली पारी 13वां पारी की अपेक्षा 20 रन ज्यादा बनाता, नहीं 14वां पारी में कितना बनाता है? एक्स प्लस में कितना होंगे? 20। अच्छा एक बात सोचो, हमने 13वां पारी को एक्स माना, 14वां पारी के बारे में बोला जा रहा था पिछले पारी से 20 रन ज्यादा, यानी एक्स प्लस 20 बनाया। तो यह कौन कौन सा पारी है मेरे हिसाब से? 13वां और 14वां। अब प्रश्न के हिसाब से एक बार 13वां 14वां पारी का योग निकाल लेते हैं रनों का। अच्छा सोचो 12 पारी का औसत कितना? 55। हम क्या सोचेंगे, अगला भी दोनों पारी में 55 रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन औसत बढ़ जाता है दोनों पारी खेलने के बाद, यानी इससे ज्यादा बना दिया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अच्छा पहले पारी था 12, पारी कितना हो गया? 14, औसत में परिवर्तन कितना का? 55 से 60 हो गया, यानी 5 का परिवर्तन है। चलिए दिया हो गया आपका 110 और 70 180, है ना। दिया हो गया आपके पास 2x प्लस में 20, है ना, बराबर में कितना हो गया आपका? 180, है ना। अब देखिए तो यहां से 20 हटाइए, ये हो जाएगा, घटाओगे तो 160 हो जाएगा, 2x बराबर 160 हो गया, यानी x बराबर कितना हो गया आपका? 80। कितना मेरे भाई? 80। 80 हो जाएगा, यानी 13वीं पारी में उस बल्लेबाज के द्वारा, उस क्रिकेटर बल्लेबाज के द्वारा जो है रन बनाया जो गया है उसका संख्या जो है वह कितना हो जाएगा आपका? 80। पहले एक बार अपने हिसाब से मान लिया, एक बार प्रश्न के हिसाब से दोनों पारी का रन निकाल के बराबर कर लिया गया, उत्तर आ गया आपका, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखो P का मान दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस में 1/p² का मान आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखो तब पहले सबसे पहली बात है कि P प्लस में 1/p हम काउंट कर लेते हैं ना। अच्छा तो P का मान कितना है? देखो P का मान है आपके पास 1/√6 माइनस में कितना हो गया? √5, है ना। जबकि 1/p इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स करो, ये हो जाएगा √6, और नहीं उल्टा, 1/p इसका इनवर्स हो जाएगा उल्टा, √6 माइनस में √5। देखिए P का मान है तो 1/p का मान तो उल्टा हो जाएगा, है ना, √6 माइनस में √5। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको रेशनलाइज करोगे, हाँ इस पार्ट को, तो यह हो जाएगा √6 प्लस में √5, जबकि नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, √6 का स्क्वायर 6 होगा, √5 का 5 होगा, 6 में से 5 जाएगा, एक लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगला का जो मान है उसको लिख दीजिए, √6 माइनस में √5, है ना। अब देखो √5 से √5 काट के हटा लो, √6 कितना हो गया आपका? तो कहोगे 2√6 हो गया, कितना? 2√6। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? कहता है कि p² प्लस में 1/p² का मान बताना है। देखो प्लस का स्थिति है, राइट साइड का स्क्वायर करके दो क्या करेंगे? घटाएंगे, नहीं, अगर माइनस का केस होता तो राइट साइड का स्क्वायर करके दो जोड़ लेते। अब पूछो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि राइट साइड का स्क्वायर करके दो घटा लीजिए, ऐसा इसलिए चला कि देखो वर्क करोगे तो a² b² यही होगा, 2ab में आप p और 1/p कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। चलिए घटा लीजिए, 4 छक्का 24 में से आपका 2 चला गया, यानी कितना हो जाएगा? 22, 22 आपका रिजल्ट हो जाएगा, कितना? 22। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, अगर किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब हम देते हैं। वैसा तो किन्हीं के द्वारा कोई बात अभी नहीं पूछा गया। कोई भी बात हो जरूर पूछिए, है ना, सारा चीज का समाधान आपको बताएंगे।
अच्छा ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं, समझा देते हैं बिल्कुल। देखिए क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, पी स्क्वायर प्लस में 1/p² चाहिए, हम आराम से बात को सुनो। तो सबसे पहली बात जो है, p का मान दिया तो p प्लस में 1/p निकाल रहे हैं, तो p का मान तो यही हो गया 1/p। उल्टा कर लीजिए, इसको उल्टेंगे तो बटा में 1 लिखने से कोई फर्क नहीं होगा। यह बटा में रूट है, इसको रेशनलाइज कर लीजिए, जिसको आप जानते हो हिंदी में परमेयकरण कहते हो। इसमें क्या करते हो आप, हर के अपोजिट चिन्ह से यानी डिनोमिनेटर के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा √6 प्लस में √5, नीचे a प्लस b इंटू a माइनस b, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका मान यह हो गया, देखो √5 से √5 काट के हटा दीजिए, √6 2√6 हो गया। अब इसका वर्ग कर लीजिए, तो p² प्लस में 1/p² बराबर, देखो प्लस का केस है, राइट साइड का स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, है ना। अब 2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जब वर्ग करेंगे तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab में आपका जो है p और 1/p कट जाएगा, तो प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो 2√6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 24 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 22। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। तब फिर देखिए ये आ गया, स्पर्श रेखा वाला ही प्रश्न आ गया। 25 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। क्या कहता है, दो वृत्त जो है एक दूसरे को बाह्य रूप से क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखो, और एक का रेडियस है 25 और एक का रेडियस कितना हो गया आपका 9। यही बात किया गया, एक का रेडियस 25 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 9 सेंटीमीटर। अच्छा, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, यही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। केंद्र के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, दिया नहीं गया, सोचिए स्पर्श कर रहा है तो सीधा 25 + 9 यानी कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। यही स्पर्श रेखा का लंबाई आपसे पूछा गया। अब यहां पर खुद समझना है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन टेंजेंट आपसे पूछा जा रहा है, कॉमन स्पर्श रेखा जो है। एक बात समझिए, यहां पर कौन सा स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, पहले इस बात को आप समझ लीजिए। यहां जब भी खींचा जाएगा तो कौन सा स्पर्शीय रेखा है, यह आपका हो गया सीधी स्पर्श रेखा, नहीं सीधी स्पर्श रेखा, क्रॉस वाला तो संभव नहीं है। अब देखिए यही निकालना है आपको, क्या बताएं इसका लंबाई, यह डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। √d² कितना हो जाएगा आपका 34 का स्क्वायर, माइनस में r का होल स्क्वायर, अभी जस्ट बताए हैं दोनों हम, 25 माइनस में 9 का स्क्वायर। अब देखिए ना कितना हो गया, देखिए 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156, जबकि यह हो गया 16, 25 में से 9 हो गया 16, 16 का स्क्वायर 256, 1156 में से 256 घटाएंगे 900। अच्छा, तो 900 का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए जो है सकी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लंबाई √d² माइनस में r का होल स्क्वायर, जबकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लंबाई √d² माइनस में r + r का होल स्क्वायर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक तेज चलती है, देखिए दोनों के चालों के बीच का रेशियो, रेलगाड़ी जो है बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। बस का स्पीड अगर 100 है तो रेलगाड़ी का स्पीड कितना हो जाएगा 150, है ना। 50 से 3 बार में 2 बार, यही तो दोनों के स्पीड के बीच का रेशियो है। अच्छा, तो टाइम कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 क्या हो जाएगा आपका 3, यह टाइम का रेशियो है। अब सुनो क्या कहता है, कहता दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करता है और एक ही समय में जो है पानीपत पहुंचता है। कहां पहुंचता है, पानीपत, जो करनाल से 75 किलोमीटर, देखिए करनाल से चलना शुरू करता है, पानीपत पहुंचता है, और यह भी दे रखा करनाल से पानीपत के बीच का जो डिस्टेंस है वह 75 किलोमीटर है। हालांकि रास्ता में दोनों रेलगाड़ी एक स्टेशन पर एक स्टेशन पर लगभग 12.5 मिनट के लिए रुकी। बस की चाल, अच्छा एक बात सोचो क्या बोला, सुनो। अच्छा, दोनों एक साथ चलना शुरू किया और एक साथ ही
पानीपत पहुंचता। ऐसा कैसे संभव हुआ? जब दोनों का स्पीड अलग अलग है, देख रहे हो आपकी रेलगाड़ी का स्पीड ज्यादा है, बस का स्पीड कम है, तो यही स्थिति कैसे संभव हो गया कि दोनों साथ में पहुंचा? इसका मतलब है कि रेलगाड़ी बीच में स्टॉप किया, वही कारण, अगर नहीं रुकता तो पहले पहुंच जाता। बस तो रुकता नहीं है। हाँ देखिए, दोनों का स्पीड अलग अलग था, तो आखिरकार दोनों साथ में क्यों पहुंचा साथ में चलकर? उसका कारण है कि बीच में रेलगाड़ी जो है ना, कोई स्टेशन पर रुकती है और 12.5 मिनट के लिए रुकती है। अगर रेलगाड़ी नहीं रुकती 12.5 मिनट के लिए, तो 12.5 मिनट पहले जो है पानीपत पहुंच जाती। यानी समय में डिफरेंस 12.5 मिनट का है। नहीं, समय में डिफरेंस कितना देर का है? 12.5 मिनट का। अच्छा, 12.5 मिनट को आप क्या लिखोगे? सीधा लिख देते हैं 25 बटा कितना? 25/2 मिनट। यह समय में डिफरेंस है। घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, जो 1 यूनिट का मान है। कहता है बस का चाल बताइए, तो बस का पहले समय निकाल लीजिए। अच्छा, बस का समय कितना यूनिट है आपका? 3 यूनिट है ना। अब बस का चाल निकालना है, तो देखिए बस का समय निकाल लिए पहले, और दूरी दोनों के लिए बराबर था, कितना था? 75 किलोमीटर, है ना। आपको बस का स्पीड चाहिए, तो दूरी तो दोनों के लिए बराबर था 75 किलोमीटर। बस के समय से डिवाइड कर लिए, बस का चाल निकल के आ गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए 25 3 कितना हो गया? 75, काट लीजिए। 60 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 120 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा। बस का जो स्पीड होगा वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता है परीक्षा में औसत 40 अंक प्राप्त किया गया, है ना। अविकलात्मक त्रुटियों में कटौती के बाद 100 उम्मीदवार के अंक 60 से बदलकर 30 हो गए, औसत घटकर 35 हो गया। परीक्षा में देने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी? अच्छा एक बात बताइए, एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक सभी विद्यार्थी का 40 प्राप्त किया गया। अविकलात्मक त्रुटि के बाद 100 उम्मीदवार जिसका अंक 60 था पर गलत काउंट किया गया था, 30 हो गया, यानी सही। अविकलात्मक त्रुटि में कटौती, यानी कहने का मतलब जो गलत काउंटिंग किया गया था, जब उसको सही किया गया तो 100 का काउंट कर लिया गया था, सबका 60, लेकिन हकीकत में था 30। अच्छा सोचिए कितना का परिवर्तन हो रहा है, पहले यह सोचिए। 100 उम्मीदवारों के अंक 60 से बदलकर 30 हो गया, यानी 30 घट गया जब सही आकलन हुआ था। अच्छा तो 100 उम्मीदवार का 30 घटा, तो 30 गुना 100 यानी कितना का कमी हुआ पूरे अंक में? तो 3000 का कमी हुआ। नहीं, सभी विद्यार्थियों के अंकों में 3000 का कमी हुआ। औसत कितना घट जाता है? 40 से हो जाता है 35, यानी प्रत्येक विद्यार्थी का अंक कितना घटता है? 5। जबकि पूरे में कमी होता है 3000 का, और जबकि एक विद्यार्थी में 5 का कमी होता है। तो विद्यार्थी का संख्या निकालने के लिए पूरे कमी में एक विद्यार्थी में जितना अंक घटता है उससे डिवाइड कर लीजिए, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का संख्या कितना हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितना हो गया आपका? 600। विद्यार्थियों का कुल संख्या जो है, परीक्षा देने वाले कुल उम्मीदवारों का संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका? 600। बात को समझ रहे? फिर से एक बार बात को समझिए। देखो जब अविकलात्मक त्रुटि में कटौती के बाद 100 उम्मीदवार जिसको 60 काउंट किया गया था, जिसका औसत अंक है ना, वह 30 हो गया, यानी 100 गो का 30 हो गया, यानी 30 घट गया 100 गो का, तो 30 गुना 100 3000 का कमी आया। जबकि औसत में कितना का कमी आया? 40 से 35, यानी 5 का कमी आया। पूरा में 3000 घटता है, जबकि हर विद्यार्थी में 5 घटता है, विद्यार्थी का संख्या 600। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है x स्क्वायर माइनस में जो है 5√2x माइनस में 1 बराबर 0, x³ माइनस में 1 बटा x को देखो इस इक्वेशन में x से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका x, यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस में 1 बटा x, है ना, बराबर में। देखो इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x कट जाएगा, 5√2 बचेगा जो राइट साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस में कितना हो जाएगा आपका? 5√2। x से हमने डिवाइड कर लिया, तो x माइनस में 1 बटा x इसमें किया तो 5√2 उधर जाके प्लस हो गया। अब आपसे क्या कहता है? कहता है x³ माइनस में 1 बटा x³ का मान पूछा गया। अच्छा तो x³ माइनस में 1 बटा x³ बराबर एक्चुअली होता क्या है? यह होता है आपका x माइनस में 1 बटा x का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस 3 इंटू x प्लस 1 बटा x। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, इसका क्यूब करेंगे 125 और गुना 2 यानी 250√2 और प्लस में हो गया आपका, यह हो गया 15√2, 250 और 15 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 265√2। कितना? 265√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। x³ माइनस में 1 बटा x³ बराबर x माइनस 1 बटा x का होल क्यूब माइनस है तो प्लस 3 इंटू x माइनस में 1 बटा x। आगे बढ़ो। कहता है दुकानदार का मालिक जो है, एक दुकान का जो मालिक यानी दुकानदार जो है, वस्तु का मूल्य 20% अधिक अंकित करता जरूर है,
लेकिन बेचने के समय 10% का डिस्काउंट देता। देखो 100 रुपया उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं, 20% अधिक अंकित किया जरूर, लेकिन बेचने के समय 10% का डिस्काउंट दे दिया बंदा, यानी कितना में बेचा, तो 108 में बेचा। नहीं, 20% बढ़ाया और 10% डिस्काउंट पर बेचा, वो तो सोच रहा है कि हमको फायदा ही होगा, लेकिन क्या कहता है, जब उसने वस्तु को बेचा तो गलती से उसका वजन 1 किलो के जगह पर 1100 ग्राम हो। देखिए यह तो यह सोच रखा था कि हम डिस्काउंट तो दे देंगे फिर भी लाभ हो जाएगा, लेकिन गलती से क्या होता है, जिस समय माफ करता है 1 किलो देने का तो दे देता है कितना, 1100 ग्राम। सोचो, तो 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य उसका 100 रुपया मान लिए, 1000 ग्राम का, 1100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 110। यानी हकीकत में सामान कितना का देता है, 110 का, और बेचता कितना में, 108 में। यानी गलत माप के कारण जो है अब तो उसको हानि हो जाए, क्योंकि ज्यादा दे रहा है, तो हानि का प्रतिशत देख लीजिए, हानि कितना का हो रहा है, 2 का। कहां से हो रहा है, 110 से। तो दू जो है 110 का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। अब देखो काट 20/11, यानी दू से कम वाला ऑप्शन मात्र आपके पास एक ही दिख रहा है, वह है आपके पास 1.8%। यही है दुकानदार का हानि, है ना। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। यानी इन परिस्थितियों में जब गलत माप दिया, यानी देना था 1 किलोग्राम, दे दिया 1100 ग्राम, तो उसको हानि हो जाएगा 1.8% का। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है पाइप ए 14 घंटा में कुआं से पानी निकाल सकता है। देखिए निकालने वाला है, देखो पाइप ए जो है वह 14 घंटा में कुआं से पानी निकाल सकता है, जबकि पाइप बी प्रति घंटा 15 लीटर पानी बाहर निकालता है। दोनों पाइप 10 घंटा में पूरी तरह से पानी को बाहर, पाइप ए पाइप बी दोनों मिलकर कितना देर में बोला है, 10 घंटा में, है ना। अब देखो टंकी का यानी कुआं का जो पूरा इफिशियंसी मान लीजिए 14 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 70, इफिशियंसी हो जाएगा 5, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस में 7। देखो कुआं का क्षमता पूछा गया, हम पहले भी कई बार इस प्रकार का प्रश्न बता चुके हैं। चला हमने आपको सिखलाया है कि अगर जब भी आपको टंकी का धारिता, जो भी हो, टंकी कुआं जिस चीज का भी जिक्र किया जाए, धारिता यानी इफिशियंसी यानी आयतन अगर पूछा जाए, तो जिसका दर दिया जाए उसका पर्सनल टाइम, दर किसका दिया गया, बी का। बी जो है प्रति घंटा 15 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो पहले बी का पर्सनल टाइम निकाल लेते हैं, बी कितना देर में जो है कुआं को खाली कर देगा। सोचो, अच्छा ये घंटा में 5 यूनिट खाली करता है, दोनों मिलकर 7 यूनिट खाली करता है, इसका मतलब बी 2 यूनिट खाली करता है। यानी बी को कुआं खाली करने में अकेले कितना घंटा लगेगा, 35 घंटा लगेगा। और उसके बारे में बोला था 1 घंटा में 15 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 35 घंटा में कितना निकालेगा, सोच लीजिए। तो 350 और 175 यानी कितना हो जाएगा आपका, 350 और 175 यानी 525 लीटर। यही तो कुआं का इफिशियंसी है, कुआं का धारिता है, कुआं का क्षमता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। यही कुआं का धारिता है, क्षमता है, ऑप्शन नंबर सी, 525 लीटर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है एक लकड़ी का बात किया गया, एक लकड़ी का माप 20, 12 और 10 है। अच्छा लकड़ी का आयतन क्या हो, घनावाकार है, 3 डायमेंशन है आपका, तो लकड़ी का आयतन LBH हो जाएगा, यानी 20 गुना 12 गुना कितना हो जाएगा आपका, 10। अब सोचो क्या कहता है, बात को समझो। कहता लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लकड़ी का आयतन। देखो सिंपल सा बात है, यह जो लकड़ी है बॉक्स के रूप में, यह पूरे बॉक्स का डायमेंशन दिया था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो पूरे बॉक्स का आयतन हो गया, यानी इसमें लकड़ी का है और बीच वाला भाग का भी आयतन है ना। अब हमको केवल लकड़ी का आयतन चाहिए, तो क्या करेंगे, बीच वाले भाग का आयतन घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, सोचो। जैसे एक सिंपल सा बात समझिए, जैसे हम जिस कमरा में है, इस कमरा में अगर केवल हमको दीवार का आयतन चाहिए, वही बात हो रहा है उसमें केवल लकड़ी का, तो क्या करेंगे, पहले पूरे बाहर के डायमेंशन जो दिया गया है उसके हिसाब से इसका आयतन निकाल लेंगे, और खाली वाला भाग का आयतन उसमें घटा लेंगे, निकल करके आ जाएगा दीवार का आयतन। वही बात वहां है। अच्छा सोचो 1 सेंटीमीटर लंबा है, मोटा है लकड़ी, तो लंबाई में एकक दोनों तरफ से घटाइए, तो भीतरी डायमेंशन इसका निकाल रहे हैं, है ना। भीतर वाला लंबाई कितना हो जाएगा, 18, चौड़ाई में एकक घटाइए, है ना, तो यह हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपके पास 10 नहीं। अच्छा ऊंचाई का जहां तक सवाल है, देखिए ऊंचाई यहां पर लिखना चाहिए, बक्सा जो है बंद बक्सा या खुला बक्सा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन यह प्रश्न जो है लकड़ी के बंद बक्से होना चाहिए, यानी बंद है बक्सा, यहां पर क्लियर होना चाहिए चीज, है ना, कि बक्सा जो है खुला है या फिर बंद। देखो अगर खुला होगा तो मोटाई ऊंचाई की स्थिति में केवल नीचे घटेगा, अगर बंद होगा तो दोनों ऊपर भी घटेगा नीचे भी। तो बंद है तो दोनों तरफ घटा लेंगे, एक और एक कितना हो जाएगा आपका 8। अब कैलकुलेट कर लीजिए, यह क्या हो गया, पूरे बॉक्स का आयतन हो गया,
बीच वाला खाली भाग और लकड़ी मिला करके, इसमें बीच वाला खाली भाग का आयतन घटा रहे हैं, लकड़ी का आयतन निकल करके आ जाएगा। अच्छा 12 दूना कितना हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 2400, माइनस में हो गया आपका 1440, घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 960 सेंटीमीटर क्यूब। कितना, 960 सेंटीमीटर क्यूब। यही तो आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये बॉक्स बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ी का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, 960 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता अजीत और शुभम की, ध्यान दीजिएगा, चर्चा किसका किसका, अजीत का, शुभम का, उसके वर्तमान आयु के बीच का रेशियो जो है वो 7 अनुपात कितना है, 8 है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु जो है कैसे रेशियो में था, 9 अनुपात 11। देखिए ऊपर वर्तमान है, अब 10 साल पहले, वर्तमान से 10 साल पहले जाने के लिए हम दोनों में 10-10 साल घटाएंगे। जब समान राशि जोड़ते घटाते हैं तो अंतर को बराबर करते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना कर लीजिए। अब देखिए 2 से गुना कर लेते हैं। अच्छा यूनिट कितना घट रहा है, 16 से 11 यानी 5 घट रहा है। इधर भी देखो 14 से 9 यानी 5 घट रहा है। जबकि घटता कैसा साल है, 10 साल घटता है। जो 5 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे कहता उसकी वर्तमान आयु का जो पूछा गया, वर्तमान ऊपर है, गुना करने के बाद गुना वाला, तो 14 और ये कितना हो गया 16, यानी 30 यूनिट का मान आपको जैसे कि बताना है। 5 से 2 बार में 30 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 60 वर्ष। यानी दोनों के वर्तमान आयु का योग है ना, अजीत और शुभम दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना हो जाएगा 60 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी। सीधा सा कंसेप्ट है, एज में यही कंसेप्ट के आधार पर प्रश्न बना करता है, बस और ज्यादा कुछ नहीं है ना। जब भी समान राशि जोड़े घटाए अंतर को बराबर करेंगे, है ना। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 14। कहता अमन जो है 40% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जो है ना 10,000 रुपया उधार लेता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 1.5 वर्ष में, अच्छा सोचो ब्याज का संयोजन छमाही होगा तो साल भर में कितना बार संयोजन होगा, अगर छमाही है तो साल भर में 2 बार, तो 1.5 साल में 3 बार संयोजन होगा। रेट 40% वार्षिक है, अर्धवार्षिक, इसका आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20%। अच्छा सोचो 20% का मतलब कितना हुआ, यह हो गया 20 बटा कितना आपका 100 है ना, यानी 1 बटा कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 1/5। सिंपल सा बात है। देखो 5 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा 5:6। चक्रवृद्धि ब्याज का जो धन बढ़ता है वो गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से बढ़ता है। 3 बार संयोजन कीजिए, 1.5 साल का बात है तो 3 बार संयोजन कर लो। यह देखो 3 बार संयोजन कर लिए तो यह मूलधन और मिश्रधन के बीच का रेशियो आ गया 125 अनुपात कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 216। अब देखो क्या कहता है, 1.5 वर्ष बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि, कितना राशि उसको लौटाना होगा, यानी मिश्रधन ही पूछा गया। आपको मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, यह मूलधन दे रखा है आपको 10,000, जो यूनिट के तौर पर कितना हो गया आपका 125, तो 125 यूनिट बराबर 10,000। 1 यूनिट का मान हमने निकाल लिया। आपसे कहता कितना देना होगा, तो 216 यूनिट का मान आप निकाल लीजिए। 216, 125 से 3 शून्य 8 बार में काट लीजिए। चलो गुना करो इसमें 8 से, तो हो जाएगा 8 × 48, बच जाएगा 4, 8 4 कितना हो गया 12, बच गया आपका 1 है ना। 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17, नहीं, और 1 शून्य बैठा दीजिए, यानी 17,280 रुपया हो जाएगा। कितना, 17,280 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम आते हैं। देखो क्या कहता है, बात एक समबहुभुज का, यानी नियमित बहुभुज इसको कहा जाता है। समबहुभुज कहने का मतलब ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा प्रत्येक कोण आपस में बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। कहता है इसके आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री ज्यादा है। देखो तो इंटीरियर माइनस में एक्सटीरियर है ना, एक अंतः कोण का माप एक बाह्य कोण से कितना ज्यादा 132। आप जानते हो किसी बहुभुज के एक अंतः और एक बाह्य कोणों का योग कितना होता है आपका 180 है ना। चलिए घटा लीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, बाह्य कोण कट गया, अंतः कोण कट गया, इंटीरियर इंटीरियर काट लीजिए, एक्सटीरियर एक्सटीरियर 2 एक्सटीरियर हो गया माइनस में, बराबर में, या माइनस में 48 हो गया, -2 से इसको काट लीजिए 24 बार में, यानी एक बाह्य कोण का मान कितना डिग्री हो गया आपका 24 डिग्री। अब देखो किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग परमानेंट फिक्स होता है, कितना होता है 360 डिग्री। सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 समकोण या फिर n-2 समपूरक, लेकिन सभी बाह्य कोणों का योग 360। उसमें एक बाह्य कोण से भाग लगा दी, जितना कोण उतना भुजा, 24 से काटिए 15 बार में, यानी उस समबाहुभुज में 15 गो कोण है तो 15 गो भुजा भी होगा। हमसे यही पूछा गया है ना, कि उस बहुभुज भुजाओं का संख्या, तो भुजाओं का संख्या जितना कोण उतना भुजा ही हुआ करता है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 15 भुजा होगा उस समबाहुभुज में, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं।
कहता है मार्ग को जो है ध्यान दीजिएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली बस अथवा परिवहन के दोनों माध्यम का उपयोग कर जो है मार्ग 4.5 घंटा में 260 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए ना, दो चीज से यात्रा करता है, रेलगाड़ी से और बस से ना। अच्छा, रेलगाड़ी का स्पीड कितना है? रेलगाड़ी का स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि बस का स्पीड कितना है? बस का स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों माध्यम का प्रयोग कर 4.5 घंटा में 260 किलोमीटर का यात्रा तय करता है। एलिगेशन मेथड लगाएंगे तो एलिगेशन में क्या करते हैं, बीच में जिस चीज का ऊपर चर्चा करते हो आप स्पीड लेके चल रहे हो तो बीच में औसत चाल चाहिए, उसी का एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, मिक्सर वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। 4.5 घंटा में 260 किलोमीटर, पूरा दूरी 260 किलोमीटर 4.5 घंटा में, ये औसत चाल हुआ, इसका प्रयोग बीच में कर लीजिए। चलो क्रॉस करके हम घटा करके रेशियो, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, एलिगेशन की स्थिति में अगर स्पीड लेके चल रहे हो तो टाइम का रेशियो आएगा, टाइम लेके चल रहे हो तो स्पीड का रेशियो आएगा। अच्छा देखिए ना, तो यह हो गया आपका, गुना करोगे 48 का 192 और फिर 24, यानी कितना हो जाएगा आपका 216, यानी 44 बट्टा कितना हो जाएगा 4.5। बड़ा वाला में छोटा वाला घटाएंगे, नीचे आ जाओ इधर, देखो 4.5 से गुना करोगे 70 चौका 280 और 35 315, यानी 55 बट्टा 4.5। 4.5 तो दोनों केस में है, हटा दीजिए, ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 5 55, यानी 4 अनुपात कितना हो गया 5। यह टाइम का रेशियो आ गया। एलिगेशन में उल्टा होता है, इसलिए स्पीड लेके चलोगे तो टाइम का रेशियो आएगा। अच्छा, ये पूरा दोनों स्थिति में समय कितना गवाता है? 4.5 घंटा इसको लगता है पूरा दूरी तय करने में, चाहे वो रेलगाड़ी हो बस हो, दोनों मिलाकर के 4.5 घंटा लगा करता है। दोनों मिलाकर के समय का यूनिट कितना है? 5 4 कितना 9, 1 यूनिट का मान निकाल लिए। आपसे क्या पूछा गया? उसकी बस से तय की गई यात्रा में, यानी कहने का मतलब बस पर कितना समय गवाता है, बस से यात्रा के दौरान उसको कितना समय लगता है। तो बस वाला समय कितना है आपका 5 है ना, इसको काट लो 0.5 बार में, 0.5 गुना 5, यानी कितना हो जाएगा आपका 2.5। ये हो जाएगा आपका 2.5 घंटा, कितना 2.5 घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे आप? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। सी नंबर जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 150 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म का लंबाई देखो, रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है तो वहां जो दूरी होगा वो रेलगाड़ी का लंबाई प्लस में प्लेटफॉर्म का लंबाई, दूरी निकालिए। अच्छा 54 का स्पीड है, इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कर लीजिए। अच्छा पार कितना देरी में करता है? 42 सेकंड में। इसमें दोनों का लंबाई है, इसमें एक का लंबाई घटा लीजिए, कितना? रेलगाड़ी का लंबाई घटा लेंगे, प्लेटफॉर्म वाला बच जाएगा। अब देखो ना, तो यह हो जाएगा आपके पास 15, 42 गुना 15 यानी 420 और 210 यानी 630 में से आप घटा लीजिए 150, कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा 480 मीटर, कितना? 480 मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका टी। चलिए यह तो आसान सा सवाल था। अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता 10%, ध्यान दीजिएगा, पानी युक्त 16 लीटर दूध को, यानी 16 लीटर दूध में कितना परसेंट पानी था? 10%। आराम से खाली बात को समझिए, बहुत ही बेसिक तरीका से सिंपल ढंग से आपको सिखा देंगे। कहता है कितना, इतना पतला करने के लिए कितना लीटर पानी, देखो पहले जो दूध था उसमें 10% पानी था, फिर कहता है इसको इतना पतला करने के लिए जो है ना, कहता कितना पतला करने के लिए कितना दूध मिलाए ताकि मिश्रण में देखो कितना पानी मिलाए, पतला करना है तो पानी। अब देखिए अगली बार पानी मिलाने का बात करें तो उसमें तो पानी मिलाइएगा तो उसमें तो 100% पानी ही होगा। हाँ, मिश्रण में कितना परसेंट पानी हो गया आपका? 20, हर जगह पानी ही पानी। चलिए पानी लेके चल दिए। देखिए पहले 10% पानी था, बाद में पानी मिलाने का बात किया तो उसमें तो 100% पानी होगा, मिश्रण में 20, 100 में से 20 गया कितना हो गया आपका? 80, 20 में से 10 गया कितना हो गया आपका? 8, 10, तो ये हो जाएगा आपका 8:1। देखिए पहले वाला मिश्रण दिया गया, कै लीटर दिया गया? 16 लीटर, जो 8 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान निकाल लिया हमने। आपसे क्या कहता, मिश्रण में पानी जो मिला रहे हैं उसका मात्रा कितना पतला करने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाए, तो बाद में यही मिला रहे हैं 1 यूनिट, यानी 2 लीटर पानी मिलाना होगा। बाद में कितना पानी मिलाना होगा? 2 लीटर, है ना, ताकि जो पानी का प्रतिशत 10 था कितना हो जाएगा? 20। ऑप्शन कौन सा करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता ए एक कार्य को 5 दिन में जबकि बी वही कार्य को 10 दिन में। देखो ए जो है एक काम को 5 दिन में जबकि बी वही काम को 10 दिन में, यहां से पूरा कार्य जूम करेंगे 10, इफिशियंसी हो जाएगा 2 और कितना? 1। अब बात को आगे सोचिए, इफिशियंसी हम बार बार बोलते हैं, चला किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य हुआ करता है। कहता है दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्ति से 4 दिन पहले जो है वह ए काम छोड़ देता है। तो बताइए कि ए ने कितने दिन काम, अच्छा एक बात सोचो, अगर 4 दिन पहले ए काम छोड़ दिया
तो लास्ट का 4 दिन काम किया कौन? दो ही व्यक्ति ए और बी, तो बी किया, बी के 1 दिन का काम, एक 4 दिन का काम घटा लीजिए, और बाद बाकी काम जो शुरू में दोनों मिलकर किया था वहीं से ए छोड़ता है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3, है ना। 10 में 4 गया 6/3, यानी 2 दिन दोनों साथ में मिलकर काम किया, उसके बाद ए छोड़ दिया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 दिन। आपसे यही पूछा गया है ना, ए ने कितना दिन काम किया? 2 दिन। अगर पूछता दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 2 दिन। लेकिन कार्य की समाप्ति का समय पूछा जाए तो 2 और प्लस में बी 4 दिन अकेले किया, 2 प्लस में 4 6 दिन। हर एक प्रकार के प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाइए, ये आपका 20 नंबर है। कहता है घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपिका को जो है 10% का हानि होता है। घड़ी को 140 रुपए अधिक में बेचने पर, देखो पहले होता था हानि, अब जैसे ही विक्रय मूल्य 140 रुपए बढ़ाई, है ना, हो गया लाभ। तो लाभ हानि का डिफरेंस देखिए, पहले हानि होता था, अब लाभ हो रहा है, डिफरेंस 14% का। 14% बराबर 140, 1% का मान निकाल लीजिए। क्रय मूल्य पूछा, यानी 100% का मान निकाल लो, इसको 10 बार में काट लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपया, है ना। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया है, ऑप्शन नंबर बी। यानी मैथ्स का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग के प्रश्नों में। देखो क्या कहता है, 7:20 पर जो है घड़ी की बड़ी वाली सुई यानी मिनट की सुई और छोटी वाली सुई, कहने का मतलब घंटा की सुई के बीच का कोण बताना है। आपको हम बताए ना, जब भी घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना चाहिए, याद रखना थीटा बराबर 30 घंटा माइनस में 11/2 मिनट, या फिर 11/2 मिनट, है ना, माइनस में 30 घंटा। जो बड़ा होता है बड़ा वाला में छोटा वाला घटा लीजिए। देखो एक बार 30 घंटा का मान निकालिए, 7:20 है तो घंटा इसमें कितना हो गया? 7 और मिनट हो गया 20, तो 30 गुना 7 कितना हो गया आपका? 210। एक बार 11/2 मिनट का मान निकालेंगे, है ना, ये हो जाएगा आपका 11/2 मिनट हो गया आपके पास कितना? 20, है ना। 2 से 10 बार में यह कितना हो गया आपका? 110। बड़ा वाला में छोटा वाला घटाइए, तो थीटा बराबर हो जाएगा 210 माइनस में 110, यानी कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। यानी बड़ी वाली सुई और छोटी वाली सुई के बीच का जो है वो अंतर कितना है? 100 डिग्री। यहां पे मिस्टेक है, एगो 100 कर लीजिए, एगो 20 कर लीजिए, एगो 140 कर लीजिए, एगो 160 पर है। गलत है, सब जगह 160 ही प्रिंट था आपका, यानी 100 डिग्री जो है सके आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 100 डिग्री इसको बना लिए, ऑप्शन नंबर 1। कोई भी सुधार लीजिएगा एक ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पे आइए। कहा था यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, यह भी प्रश्न देखिए आसान है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को मछली, तो उसी भाषा में आकाश का रंग कैसा होगा? देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो पहले आप हकीकत उसका उत्तर सोचो। आकाश का रंग कैसा होता? नीला। आप देखेंगे कि प्रश्न में नीला का कोड क्या है। अच्छा, नीला का कोड क्या है? वर्षा, इसलिए उत्तर नीला नहीं होकर के क्या होगा? वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा होगा। बस उसका कोड ढूंढ लेंगे। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा? देखिए 2020 क्या है? एक लीप वर्ष है, नहीं 2020 एक लीप वर्ष है, सब आपको बताए हैं हम। 2021, 2022, 2023, इसके पीछे जाइए 2019, 18, यह लीप वर्ष है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। हमने आपको सिखलाया कि लीप वर्ष का जो कैलेंडर होता है, चेला याद रखना, वो 28 साल बाद या 28 साल पहले समान कैलेंडर को रिपीट किया करता है। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर हर 28 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2020 का कैलेंडर 28 साल बाद, यानी 20 और 28 कितना हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका 48, यानी 2048 में रिपीट करेगा। कब? 2048 में 20 का कैलेंडर रिपीट करेगा। लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर हर 6 वर्ष बाद के 6 वर्ष बाद के जैसा रिपीट करेगा, 6 साल बाद रिपीट करेगा। लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करता है। लीप वर्ष के 3 साल बाद का कैलेंडर यह भी 11 साल बाद रिपीट करता है। इसके पीछे जाइए, यह 6 साल पहले के कैलेंडर के जैसा होगा, यह 11 साल पहले के कैलेंडर के जैसा होगा, है ना, और यह भी 11 साल पहले के कैलेंडर के जैसा होगा। जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही पीछे जाते हैं। तो लीप वर्ष का कैलेंडर जो होता है हर 28 साल बाद या 28 साल पहले के कैलेंडर के जैसा होता है ना। लीप वर्ष के तुरंत बाद का वर्ष जो है ना, वह 6 साल बाद रिपीट करेगा, 2 साल बाद वाला 11 साल पर रिपीट करेगा, 3 साल बाद वाला 11 साल, जैसे आगे बढ़े वैसे पीछे। यही कैलेंडर रिपीटेशन का लॉजिक है, आप समझ के रखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे, यह सीरीज है, कहता है इस श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है। गलत क्या है? देखो कैसे इसका लिखा गया, जैसे एक आपके पास 2 है, फिर 9 है,
फिर आपका 28 हो गया, फिर 65 हो गया आपका, फिर 126 हो गया, फिर आपका 216 हो गया, फिर 344 हो गया। किस नियम के आधार पर इसको गलत किया गया? देखो इसको लिखा गया 1 का क्यूब प्लस में कितना 1, अब की बार इसको 2 का क्यूब प्लस में 1, ठीक है सब तो ठीक जा रहा है। 3 का क्यूब प्लस में 1, यह भी सही है। 4 का क्यूब प्लस में 1 65, यह भी सही है। 5 का क्यूब प्लस में 1, यह भी सही है। लेकिन 6 का क्यूब प्लस में 1, यही देखिए इधर है आपका यहां पर 216 प्लस में 1 यानी 217 होना चाहिए था, 216 दिया, यह भी सही है। 7 का क्यूब 343 प्लस में 1, सब का सब सही है, लेकिन 216 आपका एरर है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और यह लास्ट प्रश्न है। एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे, अरेंजमेंट का प्रश्न, घबराइए नहीं, है ना। सी बी के बाईं ओर और डी के दाईं ओर, सी जो है ध्यान दीजिएगा बी के बाईं ओर और डी के क्या है? दाईं ओर है। आगे बैठा है, ए बैठा है बी के दाईं ओर, नहीं ए कहां बैठा है? बी के दाईं ओर। एफ बैठा है ई के दाया और डी के बाया, एफ जो है डी के बाया और ई के क्या बैठा है? दाया। आगे सोचिए, तथा डी के बाईं ओर जो है बाईं ओर, और एच बैठा ई के बाईं ओर, एच को इधर भेज दीजिए। सबका अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया, सब बात तो दिया ही गया, कोई इसमें बात है ही नहीं कि कोई छिपा हुआ बात है। कहता है बताएं बीच में कौन बैठा? 7 व्यक्ति है तो बीच वाला चौथा होगा, तो बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर बी जो है सकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिनको भी और जिन बच्चों को अगर मैथ्स के बैच में प्रॉब्लम है तो मेरा मैथ्स का बैच आपको मात्र 100 रुपया में एप्लीकेशन पर मिलेगा और फुल्ली कंसेप्ट के साथ, है ना। तो आप उस बैच को परचेस कर सकते हैं, पूरा का पूरा कंसेप्ट उस बैच में है। हर एक चैप्टर को बारीकी ढंग से पढ़ाया जा रहा है, उसमें हम रेशियो तक पहुंचे तो आप उस बैच में जुड़ करके पूरा कंसेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। और यह तो ई बैच तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसका तो टेंशन ही आपको नहीं, इसके माध्यम से आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट में थोड़ा बहुत परेशानी है तो उस बैच को आप कर सकते हैं। 100 रुपया आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उसमें 100 रुपया पूरा बैच का है, इसमें तो आपका मंथली, उसमें पूरा बैच है 100 रुपया में, है ना, 18 महीना वैलिडिटी के साथ। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं, फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, यानी कल के मॉक टेस्ट में, 6 नंबर मॉक टेस्ट में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।